हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो बच्चों, मौज आ रही है कि नहीं? तो देखो, वेलकम है जी आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 हिंदी का, जिसका नाम है दादी माँ। बड़ी यार हार्ट टचिंग सी स्टोरी है यार, तो अपना एकदम दिले से कंट्रोल करके बैठना। मजाक कर रहा हूँ, चिल मारो। एकदम मस्त सी स्टोरी है, सिंपल सी, ठीक है, जिसमें यार एक लड़का अपनी दादी माँ की याद में एक ये कहानी लिख रहा है, ठीक है। तो फटाफट इसको शुरू करते हैं और आप पूरी स्टोरी आराम से बैठ के सुनते जाओ और मैं आपको मज़े से ये कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते। तो किसकी बात चल रही है? एक कमज़ोरी की बात चल रही है, पर सच ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात, वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो जो राइटर है वो क्या कह रहा है, कमज़ोरी ही है अपनी, है ना, ये मेरी कमज़ोरी है, पर सच ये है कि थोड़ी सी भी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, यानी गर्मी, बरसात, वसंत, ये सब देखने के बाद भी जो उसका मन है वो थोड़ा सा अनमन यानी कि दुखी सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र, यानी कि मेरे जो फ्रेंड हैं, मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता सॉरी से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि उसके जो दोस्त हैं राइटर के, वो कैसे हैं, वो वैसे तो उसके सामने कहते हैं कि अरे अरे यार छुट्टियां आने, मतलब देखो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, वो अपने राइटर जो है अपने घर को याद करके रो देता है। तो उसके दोस्त क्या कहते हैं, अरे हाँ भाई छुट्टियां आने वाली हैं, चले जाना। बट पीछे से उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो राइटर कहता है, मैं सोचता हूँ यार कि अब इन बातों को कभी नहीं सोचूंगा, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर तभी बरबस यानी कि बार बार मेरी आंखों के सामने किसी की धुंधली छाया, यानी कि किसी की परछाई, आप समझ सकते हो, आंखों में किसी का चेहरा बार बार आ जाता है। किसकी बात चल रही है? मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं, मुझे लगता है जैसे पुराने जो मौसम के दिन थे वो आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलारें ले रहा है। यानी कि उसी राइटर को क्या लग रहा है, वो अपने गांव में है और वहाँ पे जो पानी है, चारों तरफ पानी हिलारे ले रहा है, यानी कि एकदम बौछार। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। तो कौन सी बता रहा है, ये सब कुछ क्या है, एक वो है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, अपने गांव का डिस्क्रिप्शन है कि दूर के सिवान से बहकर, यानी कि दूर की जो गांव है वहाँ से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घास, यानी कि आधी गली हुई घास, है ना, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच। यानी कि अपने गांव में जो बरसात में कैसा मौसम हो जाता है, अलग अलग वहाँ पे पेड़ पौधे दिखते हैं, कभी कोई जड़ें बहती हुई आ रही हैं, ये सब चीज़ें वो गांव में देखता था। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो उसे अपने गांव का ये सारा सीन याद आ रहा है कि ये सारे पेड़ अब कहाँ है, पानी में पड़े हैं और एक अजीब सी इनकी महक, स्मेल जो है वो आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो गांव के बीच रोडों पे क्या होता है, कीचड़ सूख जाता है, गीला होने के बाद बारिश होती है, उसके बाद कीचड़ सूख जाता है। और आसपास जो जलाशय हैं, यानी कि पौंड वगैरह है ना, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो नहा रहे हैं कूद कूद के। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वो कह रहा है कि हर मौसम की अपनी बात है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। अब देखो ये सारे अलग अलग मौसम की बता रहे हैं। क्या आषाढ़ यानी गर्मी में आम और जामुन ना मिले, क्या अगन में चिवड़ और गुड़ ना मिले, यानी कि ये जो मौसम है अगन, इसमें जब नया सीज़न आ रहा होता है ना सर्दी वाला, वो तो उसमें गुड़ ना मिले तो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जा रही हैं कि कैसे अलग अलग मौसम की एक अलग अलग स्पेशलिटी है। गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। उसने बोला चलो ये सारी चीज़ें ना मिलें, बट यार ये इस मौसम में ना ये गंधपूर्ण झाग भरे जो जल होता है, मतलब ऐसे गंदे पानी, मतलब झाग वाले, गंदे नहीं सॉरी, झाग भरे पानी में, है ना, इसमें कूदना ये नहीं छूटना चाहिए, बाकी सब कुछ एक बार को हट जाए। मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं अंदर से हुड़क मतलब रोने वाला हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। मतलब उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, बस 2-3 दिन तो कूदा था और बीमार हो गया।
हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। राइटर क्या मज़ेदार बातें लिख रहा है। कह रहा है यार मेरे को ना बीमार होना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ा केयर मिलती है, खाने पीने को मस्त चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द होता है बट कोई नहीं। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो इतनी रज़ाई पर रज़ाई ओढ़े जा रहा, ठंड लग रही थी। तो कब उतरा? रात में 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में, वो भी उसी जल में नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए एक जल की शीतलता। यानी कि वो अपनी दादी को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कितनी ज़्यादा, मतलब कैसे वो रहती हैं, एकदम सिंपल साड़ी पहनती हैं, कोई नो डिज़ाइनर, है ना, और एकदम प्लेन रहती हैं, है ना। आते ही उन्होंने क्या किया? सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब सिंपल सी बात है, आई उन्होंने, कोई चूरन वूरन होता है उनका खाने का, वो डाली और माथे पर लगा ली। मतलब भगवान जी के होते हैं ना, थोड़ी सी खा लो और माथे पर लगा लो। वो दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। तो भाई सिंपल सी बात है, दादी माँ घर पे करती क्या है? अब उनके पास इतना कोई काम तो नहीं है, वो आराम से बैठी रहती हैं, पंखा चलाती रहती हैं, कभी कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती हैं। मतलब उनके हाथ पैर से एज के बाकी ना चलते हैं गर्मी में, तो वो कपड़ों से सहलाती रहती हैं। उसके अलावा सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब उनको, वो उसके लिए क्या क्या कर रही हैं, उस लड़के के लिए। मतलब बार बार वो आती हैं, उनके लेप लगा रखा है और बार बार छू छू कर चेक करती हैं ज्वर, यानी कि बुखार उतरा कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब घर में जो बुढ़ी दादी होती हैं वो क्या करती हैं, सबको अलग अलग क्वेश्चन, अरे ये काम हुआ कि नहीं, अरे ये ऐसे करो, अरे ये वैसे करो, ऐसे क्वेश्चन वो कुछ सबसे पूछती रहती हैं और बताती रहती हैं। दादी माँ को क्या गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब ये जो गांव है वहाँ की 50 किस्म की जो दवाइयाँ थी उनके नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम। गांव में कोई भी बीमार होता, दादी उसके पास जाती और बस उसको दवाइयाँ बताना शुरू कर देती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब वो छूते ही आराम से कोई भी बीमारी बता देती थी कि भाई इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है। समझ रहे हो? महामारी और क्या विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई को उनसे सीख ले। मतलब जो दिनों थे जिसमें क्या था, चिकन पॉक्स वगैरह जो फैल जाता है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम फैल जाती है, तो ऐसे दिनों में वो क्या करती थी, रोज़ सुबह प्रॉपर उठकर ये सारे गुड़ मिश्रित जलाधारा, गुग्गल, ये सब धूप में बैठ के मतलब वो अपना पूरा ध्यान रखती थी। सफाई को इनसे सीख ले, भाई सफाई इतनी रखती थी, कोई इनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वो ऐसे पागल हो जाती। वैसे मतलब सिंपल सी बात है, जब उनका काम जो वो सोचती हैं वो नहीं होते तो वो गुस्से में पागल हो जाती थी। अपनी दादी के बारे में बता रहा है ना, बुखार तो मुझे अब भी आता है। भाई जो वो है वो कह रहा है बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, क्या मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बुखार तो मुझे अब भी आता है, बट अब वो बात नहीं ना। अब डिफरेंस क्या है, कोई आके पानी दे जाता है, कोई खाना दे जाता है, डॉक्टर साहब आके चेक कर जाते हैं और ऐसी वो वाली खतरनाक सी शीशी दे देते हैं दवाई की, इसको देख के अपने आप ही भाग जाए मेरा तो डर है ना। बट अब आगे देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। भाई किशन भैया उनकी शादी ठीक हुई तो दादी माँ को भाई बहुत खुश थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्हें सर पर उठा लिया था। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं।
तो जब भी उनकी पड़ोसिनें आती, वो जब शादी हुई थी तब की बता रहा है कि दादी कैसे रहती थी। ये मतलब सारा काम खुद करना, और कोई पड़ोसन आने कहती, अरे बहन बुरा मत मानना, तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही, पर क्या करूँ, ये घर ही ऐसा है, मैं काम ना करूँ तो कुछ हो ही ना पाए। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, मतलब सब जानते थे कि दादी माँ करती कुछ है नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। बट किसी भी काम में अगर वो ना हो तो वो काम भी नहीं हो पाता था। गजब की बात देखो। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो बाहर का जो एरिया था भाई, एक बार वो घर लौटा तो उसने देखा कि बाहर जो है दादी माँ किसी पे बिगड़ रही, मतलब गुस्सा कर रही हैं। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। भाई अब वो खड़ी थी। सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, क्या लिखा था, ओहो, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो वो सिंपल किसको क्यों डांट रही थी, क्योंकि उन्होंने एक को पैसे दिए थे और वो उसके पैसे, दादी माँ के पैसे वापस नहीं दे रही थी, तो उन्होंने भर के सुनाया कि तब तो पैसे मांगने बड़ी जल्दी आ गई, अब कह रही है कि जब फसल कटेगी तब दूंगी, अब क्या तेरे लिए अलग से फसल कटेगी, फसल कट गई अब तो पैसे दे दे। मतलब वो पैसे ही नहीं दे रही थी वो औरत। दूंगी मालकिन, वो क्या कह रही है कि अरे दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो वो कह रही है कि दे दूंगी मालिक, पर मेरी बिटिया की शादी है, तो अगर आप कृपा नहीं करोगी तो कौन करेगा, फिर शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ऐसी होती हैं स्ट्रिक्ट, हट पीछे, अभी नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो बेचारा जो राइटर था उसने बोला, अरे जाने दो दादी, गरीब है, दे देगी, चल चल। चला है समझाने, तो दादी ने उसको भी अड़का दिया, चल चल तू आया बड़ा समझाने, आया बड़ा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने क्या विह्वल होकर कहा, अरे उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो उन्होंने बस ये बताया कि दादी भले ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट कल वो आई थी और उन्होंने जितना पुराना पैसा था ना वो सब तो छोड़ ही दिया, उसके अलावा 10 रुपये दे के आशीर्वाद भी दे के गई कि बहुत अच्छा लड़का है, शादी उसकी करो उससे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो उसने पूछा, अरे उस दिन तो बड़ा चिल्ला रही थी। अरे वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो वो औरत बोली कि अरे ये तो उनका काम है, जो हमसे बड़े लोग हैं ना, कि वो रुपये दे के डांटते हैं, हमें डांट तो खा ही सकते ना। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, मतलब मैं आगे कुछ बोला नहीं और इस तर्क पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मैं किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। अब किशन की शादी हो रही थी, उससे पहले रात रात भर गीत होते थे। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, मतलब अलग अलग एक्टिंग भी होती थी। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोपत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती थी। तो यानी कि एक प्ले भी होता था जिसमें सारे पार्ट औरतें ही करती थी और पूरी लाइफ दिखाई जाती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बरसात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और क्या लिखा है ये, ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यानी कि अब सिंपल सी बात है, वो आंगन में सो रहा था वो दोनों, तो सारी औरतें कह रही अरे ये यहाँ क्यों सो रहे हैं, हम ना इनके सामने नहीं रह पाएंगी। तो भाई दादी माँ बोली, अरे इनसे क्या दिक्कत है, लड़के कोई दिक्कत थोड़ी है उनसे। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, क्योंकि वो प्ले जो हो रहा था ना उसको देख के भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर वो सोच रहा, अरे यार अगर सबको पता चल, दादी ने दिखवा तो दिया हमें चुपके से ये प्ले, बट अगर भेद खुल गया तो पकड़ा जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फूट हो गया। अब भाभी ने कुछ ऐसी बात बोली होगी जिसमें हंसी आ गई, और क्या भांडा फूट गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़की की क्या गलती है, लड़के से क्यों लगती है, मतलब वो
जो एक लड़की थी वो उससे लड़ना शुरू कर दिया, उसने चद्दर हटा के और मजाक बनाना शुरू कर दिया। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ तो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी, तो वो बेचारा अपनी दादी के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, भयदान मिल जाता। मतलब ऐसे टाइम पे जब भी हम दादी की माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, हम चुपचाप सब कुछ अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसी की वैसी मालूम होती है। मतलब आज उनकी सारी बातें हमको याद आती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। मतलब लाइफ की क्या क्या सिचुएशंस कैसे वापस आती हैं, ये दादी सब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, संसार आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बात कहा करते थे। मतलब दादाजी जो जब से गए थे उसके बाद दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे की झूठी बातें कहा करते थे। मतलब दादाजी तो चले गए उनको छोड़ के, वो बेचारी अकेले रह गई, वो दुखी रहती थी। दादी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह से राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंतता स्नेह स्थिति और भी क्या डावाडोल कर दी। मतलब धीरे धीरे हुआ क्या लाइफ में, जब दादा चले गए, दादी दुखी, अब दादी भी चली गई, तो अब कुछ भी अच्छा नहीं है, लाइफ एकदम ऐसी चल रही है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, अब एक और की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। अब दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ यानी कि वैसे मौसम के दिन थे, बारिश वाले में, ठीक है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, मतलब एकदम ठंड वाला, ठीक है। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। तो कैसा मौसम था, एकदम सर्दी का मौसम था, ठीक है, एकदम जाड़े वाला। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत, मतलब हड्डियाँ, इतनी सर्दी थी कि ऐसा लग रहा था कि जो ठंड है ना, एकदम ठंड, वो शरीर के अंदर हड्डियों तक घुस जाएगी, इतनी ठंड पड़ रही थी, समझ रहे हो। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा, तो तभी उसने देखा कि जो दादी हैं वो संदूक में हाथ जोड़े, मतलब उनकी आंखें नम थी, मतलब दादी रो रही थी, है ना, संदूक पे हाथ रख के, जो उनका बक्सा होता है। अब उसका दादी को रोते हुए कभी नहीं देखा था, बट उनके पास मैं बैठा रहा बहुत देर तक, मैंने कुछ पूछा नहीं। और जब उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से बोला, क्या है रे, तू यहाँ कब क्यों बैठा है। तो दादी माँ ने बोला, ए क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूँ, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। दादी माँ से क्या पूछा, कि मैं कुछ पूछूंगा, बताओगी ना। तो दादी माँ ने क्या बोला, क्या है पूछ। तो उसने बोला, तुम रोती थी, मतलब तुम रो रही थी। दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ बोली, ए पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो क्या बोली दादी माँ, कि तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। तो मैंने क्या बोला, धोती तो बदल लो दादी माँ, आप पहले धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, चल चल, और वो उसको रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। तो सुबह उसने देखा कि ऐसे ऐसे पापा और किशन भैया जो हैं उसके बड़े भैया, वो कुछ मन मार के बैठे सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, अरे रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो दो, अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो मतलब कुछ पैसों की बातचीत चल रही थी। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो उन्होंने, सिंपल सी बात है, घर में कोई पैसों की दिक्कत थी तो उन्होंने अपना कंगन निकाल के दे दिया, जो उनकी दादाजी ने दिया था, और उसको दे दिया कि अब तू इसका इस्तेमाल कर। और उन्होंने बोला कि पहले के लोग, बड़े लोग जो है ना, सब कुछ आगे पीछे का कोई प्रॉब्लम कभी हो जाए सब कुछ सोच के चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। उस समय मुझे दादी माँ एक देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें यानी कि पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। यानी कि अब हम, अभी तक जो था ये राइटर सोच रहा था, अब हम आ गए हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या हो रहा है
कि जो राइटर है ना उसके हाथ में एक लेटर है जो किशन भैया ने भेजा है, जिसको वो इतनी देर से पढ़ के ये सब सोच रहा था, और अब उसकी आंख खुली है। काली चींटियां सी कातरें घूमिल हो रही थी। मतलब काली चींटियां सी कातरें यानी कि जो वो होती हैं चमगादड़ें नहीं होती जो आसमान में घूमती रहती हैं, वो आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही ये पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो वो लेटर क्या था? वो लेटर था जिसमें किशन भैया ने बताया था कि अब दादी माँ नहीं रही, जिसको पढ़ के राइटर इतना सैड हो गया था और वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो बस कैसी लगी आपको ये कहानी? आई नो थोड़ी बड़ी थी, बट आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो सर? सब्सक्राइब मार दो जल्दी से। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।